अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारे बुक का एक बिल्कुल अलग सा पोर्शन, सही है, जो कि हम में से अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल भी लगता है और किसी किसी को बहुत आसान भी लगता है, सही है। तो आज हम अपने एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और मास्टर्स तक जाएंगे, सही है, बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक, सही। और जो चीज हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है ज्योमेट्री, सही है। तो किसी किसी को ज्योमेट्री जहर लगती है, किसी किसी को अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, अगर जहर लगती है तो भी करना है, अच्छी लगती है तो भी करना है, मजबूरी है, सही है। अच्छा, हम अपना ये ज्योमेट्री वाला शुरू करने से पहले मैं जरा एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि भाई, जब मैंने मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन जब मैंने कराया तो उसमें एक बच्चे का कमेंट आया, बच्चा पता नहीं कौन है, मेरा ख्याल से वो के मेथड वाले वीडियो पे कमेंट आया था, सही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई, जब हम किसी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जीरो कैसे होगा, बोले ये प्रूफ करके दिखाओ, सही है। यहाँ तक तो उसकी बात सही थी, लेकिन आगे जो उसने लिखा कि भाई आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो, सही है। तो यार ये जो मिसगाइड करना है, ये ना एक किस्म से इल्जाम लगाना हो गया। आप किसी पे इस तरीके से इल्जाम नहीं लगा सकते, सही है, इल्जाम नहीं लगाओ। बाकी आप पूछते हो तो हम जरूर जवाब देंगे, सही है। तो मैंने उसको रिप्लाई में यही कहा कि भाई मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह जवाब दूंगा इसका, और आप जरा देख लो इसका जवाब क्या है। कि भाई उसमें हमने कुछ इस तरीके से किया था, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है, कि भाई जीरो को डिवाइड किया था x प्लस वाई प्लस जेड से। तो मैंने कहा कि भाई कोई भी चीज जीरो से डिवाइड हो तो उसका आंसर जीरो ही आता है, सही है। उसने मुझे कहा कि भाई जब हम जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। अब जरा देखो, पहले तो आप ये समझो कि भाई डिवीजन का मतलब क्या होता है, सही है। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम करना, सही। हम करते क्या है कि अल्लाह आपका भला करे, जैसे मिसाल के तौर पर ऊपर मैंने लिख दिया जीरो, नीचे मैंने लिख दिया 2। भाई मेरे पास मिसाल, इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास 2 बंदे, सही, और मेरे पास 10 पेंसिलें, सही। मैं चाह रहा हूं कि भाई ये 10 पेंसिलें इन दोनों बंदों में तकसीम हो जाए, तो मैं एक एक बंदे को कितनी दूंगा, 5-5 पेंसिल दूंगा, सही है, बात समझ आ गई। अब मैं बोल रहा हूं भाई मेरे पास 8 पेंसिल्स हैं, 8 क्या है भाई मेरे पास पेंसिल्स हैं, और मैं चाह रहा हूं कि भाई ये 2 बंदों को दी जाए बराबर बराबर, इनके अंदर इनमें क्या कर दी जाए, डिवाइड कर दी जाए, तकसीम कर दी जाए। तो मेरे पास मुझे पता है भाई आंसर 4 आएगा, दोनों को 4-4 पेंसिलें मिलेंगी। और कम करते जाए हम कि भाई मेरे पास 6 पेंसिलें, अगर 6 पेंसिलें हैं तो भाई दोनों में कितनी कितनी आएंगी, 3-3 आएंगी। और कम करो, 4 पेंसिलें हैं, दोनों में कितनी कितनी आएंगी, 2-2 आएंगी। अगर मेरे पास 2 पेंसिल्स है तो दोनों को मैं कितनी कितनी पेंसिल दूंगा, एक एक पेंसिल दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 0 पेंसिल है, सही है, मेरे पास 0 पेंसिल है, तो मैं क्या दोनों बच्चों को क्या दूंगा, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे पास पेंसिल ही नहीं है, वो मेरे से पेंसिल मांग रहे, तो मैं उन दोनों को क्या दूंगा। जब मेरे पास पेंसिल नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा ना। तो मेरे पास जब 0 पेंसिल है तो और मैं उनको 2 बच्चों में तकसीम करूंगा तो मैं उनको 0 पेंसिल ही दूंगा, 0 मतलब मैं कुछ नहीं दूंगा, सही है। तो ये कुछ इस तरीके से। बाकी अगर आप इसका एक और चीज होती है कि भाई हम किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 1/0 है, तो इसका आंसर आता है इंफिनिटी, सही है, अनडिफाइंड टर्म, सही। अब ये चीजें हम मैट्रिक लेवल में पढ़ते नहीं है, सही है, आगे के लेवल में पढ़ते हैं कि भाई 1/0 इंफिनिटी पे क्यों जाता है, सही। तो वगैरह शगैरह। बाकी 0 क्यों किसी भी चीज से डिवाइड करोगे आप तो उसका आंसर 0 ही आएगा। आप लोग अगर भले किसी भी जगह से चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, सही है। तो भाई ये जो जिसने कमेंट किया था उसके जवाब का सवाल का आंसर आ गया। बाकी सवाल करो, इल्जाम नहीं लगाओ यार। और इस तरीके से आते हैं कमेंट, आते हैं भाई बताते। एक दफा उसमें गलती आ गई थी कि भाई एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कैलकुलेशन करके 300 आ रहा है, 330 नहीं आ रहा। तो मैंने उसको माना कि भाई हाँ यार गलती हो गई, जल्दबाजी में मैंने 300 के बजाय 330 लिख दिया, तो ये गलती होती है। बाकी इतना तो हमें अपने आप पे भी यकीन है कि भाई जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं
वो इंशाल्लाह गलत नहीं देंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट देंगे वो सही देंगे, सही दे दिए हैं, और जितने आगे देंगे वो सही देंगे, सही। अब आ जाओ हम अपना जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस कुछ डेफिनेशन वगैरह है, इनको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है वो है इंडक्टिव रीजनिंग, सही है। पहला हमारा क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग। दो किस्म की रीजनिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग, सही है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि भाई, एक होती है इंडक्टिव, दोनों को लिख देता हूं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। अच्छा भाई, अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग को डिफाइन करना चाहूं तो इंडक्टिव रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग है कि भाई जब हम किसी चीज की ऑब्जर्वेशन करें, किसी चीज को ऑब्जर्व करें और उसको कहें, और उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हम कोई कंक्लूजन दे, कोई नतीजा, मतलब उस ऑब्जर्वेशन जो हमने की है, मुआयना जो हमने किया, उसी की बुनियाद पे हमने एक रिजल्ट दे दिया, एक कंक्लूजन दे दी, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये हमने इंडक्टिव रीजनिंग की है, सही है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग ये होता है कि भाई किसी रिजल्ट में से एक और रिजल्ट को निकालना, किसी रिजल्ट में से खास रिजल्ट को निकालना, वो हमारे लिए डिडक्टिव रीजनिंग होती है, सही। तो आइए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। इसके जरा डेफिनेशन लिख देते हैं कि भाई व्हेन वी ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम our observation, it is called inductive reasoning, सही। सही है। जब हम अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे एक कंक्लूजन दे तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग, सही है। अच्छा भाई, तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, जैसे मिसाल मान लो कि अगर मैं किसी रास्ते पे जा रहा था, सही है, मैं एक रास्ते पे जा रहा था और दरख्तों को देखता हुआ जा रहा था, तो मैंने कुछ 4-5 दरख्त देखे जिसके पत्ते क्या थे? हरे। पत्ते क्या थे? ग्रीन। तो मैंने क्या कहा कि भाई लीव्स, मैंने उससे एक नतीजा निकाला, लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज आर ग्रीन, सही है, ये मैंने नतीजा निकाला। तो मैंने क्या कहा, मैं जब जा रहा था मैंने दरख्तों को ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा उन सब के पत्ते क्या थे? ग्रीन थे। मान लो मैंने 10 दरख्त ऑब्जर्व किए, मैंने 20 दरख्त ऑब्जर्व किए, मैंने क्या बोल दिया? सारे दरख्तों के क्या थे? पत्ते क्या है? ग्रीन है, हरे। लेकिन इस इंडक्टिव रीजनिंग में एक मसला भी होता है। मसला क्या होता है कि अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हमारा रिजल्ट सही आ नहीं सकता, सही। अगर तुम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से अपना रिजल्ट सही रखना चाहते हो, इंडक्टिव रीजनिंग में होता यह है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिजल्ट हर जगह सही हो, तो तुम्हें अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को वही रखना होगा जो तुमने किया है। तुम अपना रिजल्ट सबके लिए नहीं बोल सकते, तुम सिर्फ उसके लिए बोलोगे जो तुमने ऑब्जर्व किया, सही है। जैसे मिसाल ले लो, एक मिसाल ले लो, मैं ले आया घर पे आम की पेटी, सही है। दुकानदार ने मुझे ऊपर से खोल के दिखाया तो ऊपर सारे वीआईपी वाले आम रखे थे, सही है। मैंने क्या बोला कि भाई ये आम की पेटी, मतलब इसमें जितने भी आम है इसमें से कोई खराब नहीं, सारे सही हैं। जब मैं घर लेकर आया तो मैंने सारे निकाले, नीचे में से एक क्या निकल के आ गया? खराब निकल के आ गया। हालांकि मैंने ऑब्जर्व किसको किया था? ऊपर वालों को, सही है। तो मुझे सिर्फ ये कहना चाहिए था कि ऊपर जितने आम है वो सारे सही हैं, लेकिन मैंने क्या कह दिया कि भाई पेटी में जितने आम है वो क्या है? सही है, खराब भी इसमें से कोई नहीं है। लेकिन मैंने उस नीचे वालों को ऑब्जर्व नहीं किया था, वो मैंने खुद से बोल दिया, सही। तो इस इंडक्टिव रीजनिंग में इस चीज का ख्याल रखना लाजमी होता है कि भाई जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपना रिजल्ट उस तक महदूद रखोगे, आप बाकियों के लिए नहीं बोलोगे, सही। जैसे ये मिसाल अगर आपको समझ आ गई हो कि भाई जब मैं घर आया तो उसमें से नीचे से खराब आम निकले, सही, हालांकि मैंने ऊपर से देखा कि सारे सही है।
अक्सर दुकानदार करते हैं ना। जैसे एक और मिसाल ले लो, मैं लेकर आया घर पे, मान लो आम की पेटी लेकर आया, मैंने बोला यार इसमें सारे आम रखे हुए इस पेटी में, लेकिन जब मैंने खोल के देखा सारे निकाले, इस बीच में से एक सेब निकल के आ गया, तो मेरा वो रिजल्ट क्या हो गया, गलत हो गया। सही। तो इस तरीके से जब हम इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं तो हमें एक बोला जाता है कि भाई आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप जो अपना रिजल्ट दिया आप उसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए रखोगे जितना आपने ऑब्जर्व किया हुआ। सही है। उससे ज्यादा के लिए आप अपना रिजल्ट नहीं बोलोगे। सही। ये होता है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि भाई हम डिड्यूस करना होता है, निकालना। सही। तो इसमें हम करते क्या है कि भाई इन डिडक्टिव रीजनिंग अगर हम लिखना चाहें इसको इस तरीके से, इन डिडक्टिव रीजनिंग we deduce a particular result from general result। सही। अच्छा भाई, डिडक्टिव रीजनिंग में हम करते क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर एक खास रिजल्ट निकालते हैं, किसमें से, एक जनरल रिजल्ट, मतलब एक हमारे पास एक जनरल रिजल्ट मौजूद है, उसमें से एक कुछ खास रिजल्ट्स निकालने हैं हम। जैसे मिसाल ले लो, मिसाल से हमें जरा अच्छा समझ आते हैं, तो मिसाल इसकी हम ये रखेंगे कि भाई जैसे हमें पता है सारे इंसान फानी है। फानी का मतलब क्या होता है कि भाई सब ने जाना एक दिन, एक ना एक दिन। ऑल मैन आर मॉर्टल, मॉर्टल ही कहते हैं ना इसको। हाँ भाई, कंफर्म कर लें इसको। हाँ भाई, तो मॉर्टल ही कहते हैं। सही है। फानी का मतलब क्या होता है कि भाई सबने सारी जिंदगी रहना नहीं है, सबने एक ना एक दिन मरना है। सही है। तो मैंने कहा कि भाई सारे इंसान फानी है। अब ये एक मेरे पास रिजल्ट है, इसमें से मैं बोलूं कि भाई सलीम भी फानी है, सलीम ने भी जाना है, सलीम इज मॉर्टल। मैं कह दूं भाई हमीद इज मॉर्टल, हमीद ने भी एक दिन दुनिया से जाना है। सही है। तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये जो दोनों है मेरे पास, ये दोनों मेरे पास डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएंगे। सही। डिडक्टिव रीजनिंग। सही। डीआर। सही। एक मेरे पास जनरल रिजल्ट मौजूद था, मैंने उसमें से पर्टिकुलर खास रिजल्ट निकाले कि भाई सारे इंसान फानी है, तो इसका मतलब ये भी फानी है, ये भी फानी है, ये भी फानी है, फलाना भी फानी है, फलाना भी फानी है, सलीम फानी है, नहीद फानी है, सब फानी है। सही। तो इस तरीके से जनरल रिजल्ट में से पर्टिकुलर रिजल्ट निकालना, ये हमारा कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। सही है। तो ये दोनों डेफिनेशन समझ आई गई होंगी, इसको जरा लिख भी लेना। अब आ जाओ अपना अगले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। सही। हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। सही। 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी और बड़ी आसान है, मुश्किल है ही नहीं। सही। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई डिडक्टिव रीजनिंग की बुनियाद पे हमने कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किए जिनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। सही है। जैसे अगर हम उसको यहां लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट डेफिनेशन। कॉल्ड अनडिफाइंड टर्म्स। सही। हमारे पास इसको, इसकी मैं जरा एग्जांपल भी लिख देता हूं यहाँ पे। पॉइंट, प्लेन, एरिया, या फिर एरिया को हटाओ, एरिया प्लेन एक ही होता है, स्पेस। सही है। लाइन एटसेट्रा। सही।
भाई कहा यह जाता है कि भाई हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट किए गए जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनको हम कहते हैं अनडिफाइंड टर्म। जैसे पॉइंट, पॉइंट क्या है भाई, एक पॉइंट, ये पॉइंट, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, सही। प्लेन, प्लेन क्या है भाई, प्लेन से पहले एक लाइन को समझो। लाइन क्या होता है कि भाई जब दो पॉइंट्स को आपस में, बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए तो उसको हम एक पॉइंट कहते हैं, सही। जैसे इस लाइन में भी बहुत सारे पॉइंट्स है, सही। अच्छा, फिर प्लेन क्या होता है, प्लेन हमारे पास दो लाइन होती है, सही। इसको इस तरीके से अगर हम कहें, इसको हम 2D भी कहते हैं, प्लेन को हम 2D भी कहते हैं, दो डायमेंशन से, एक ये डायमेंशन है और एक ये डायमेंशन है, सही। तो ये भी ये हमारे पास कहलाता है एक प्लेन, सही। इसी तरीके से स्पेस कहलाता है हमारे पास 3D, तीन डायमेंशन होते हैं इसमें, सही। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम लोगों को समझाना चाहूँ, एरिया हमारे प्लेन का हमारे पास एग्जांपल होता है एरिया, सही। और स्पेस का हमारे पास होता है वॉल्यूम, सही। अब प्लेन को समझो 2D कैसे होता है, सही। जैसे प्लेन, मिसाल के तौर पर अगर मुझे इस बोर्ड का एरिया प्लेन चेक करना है तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसकी लंबाई चेक कर लूंगा और इसके यहाँ से चौड़ाई चेक कर लूंगा, सही। लेकिन मैं क्या नहीं चेक करूंगा, मैं ये चेक नहीं करूंगा कि भाई ये मोटा कितना है, ये बोर्ड मोटा कितना है, ये मैं नहीं चेक करूंगा, सही। मैं सिर्फ क्या चेक करूंगा कि भाई ये लंबा कितना है और ये इतना चौड़ा कितना है, सही। ये कितना मोटा है ये मैं चेक नहीं करूंगा प्लेन में, सही। प्लेन में हम सिर्फ क्या चेक करते हैं कि भाई सिर्फ दो चीजें चेक करते हैं, एक ये लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, सही। लेकिन अगर मैं साथ में ये भी चेक करूंगा बोर्ड की मोटाई कितनी है तो ये हमारे पास फिर कहलाएगा स्पेस। इसको हम कहते हैं 3D। जैसे हमारे पास एक क्यूब होता है, सही। इसको अगर मैं बनाऊं इस तरीके से तो इसमें होता क्या है कि भाई हमारे पास ऊपर का भी होता है, सही है, बाहर, यानी कुछ इस तरीके से होता है कि सही, इस तरीके का कुछ क्यूब होता है ना, कि एक हमारे पास ये भी होता है, ऊपर वाला भी होता है और नीचे वाला भी होता है, सही। तो इसमें तीन डायमेंशंस होती है क्यूब में, सही है। और उसका हमारे पास स्पेस कहलाता है, उसको हम स्पेस कहते हैं, सही। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने एक्सेप्ट किया बिना डेफिनेशन के, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, अनडिफाइंड टर्म्स। इसमें एग्जांपल क्या क्या आ गए, पॉइंट है, प्लेन है, स्पेस है, लाइन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सही है। अच्छा, इसी की मदद से हमने कुछ, यहां पे हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स सर्टेन स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड, सही है। इन्हीं अनडिफाइंड टर्म की वजह से कुछ स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट हुए, कुछ स्टेटमेंट्स को हमने कबूल किया, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, कॉल्ड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, कॉल्ड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, सही है भाई। हुआ क्या कि भाई हमने अनडिफाइंड टर्म्स की मदद से कुछ स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट किया, उसको हम कहते हैं क्या, फंडामेंटल एग्रीमेंट। अब ये फंडामेंटल एग्रीमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, सही है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, FAR ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स, सही है। एक होता है हमारे पास एग्जाइम्स कहलाते हैं, सही है। और एक होता है हमारे पास जो कि कहलाते हैं पोस्टुलेट, सही है। एग्जाम क्या होता है, एग्जाम वो फंडामेंटल एग्रीमेंट होते हैं, दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट में FA करके लिख रहा हूँ शॉर्ट करके, स्पेलिंग जरा बढ़िए। दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट, आप पूरा लिख रहा, आप कंजूसी नहीं करना, मैं जरा कंजूसी कर रहा हूँ। दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू नंबर्स, सही है। वो फंडामेंटल एग्रीमेंट जो कि नंबर से ताल्लुक रखते हो उनको हम एग्जाम्स कहते हैं। लेकिन वो फंडामेंटल एग्रीमेंट जो कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर से क्या मुराद है कि भाई उसमें हमारे पास कुछ शेप्स बन रहे हो, जैसे लाइन हो गया, ट्रायंगल हो गया, वगैरह वगैरह, वो हमारे पास, उसके हवाले से हमारे पास जो फंडामेंटल एग्रीमेंट होता है वो हमारे पास कहलाता है
पोस्टुलेट, सही है। तो पोस्टुलेट इसका बी पार्ट है। पोस्टुलेट क्या है? दोस FA यानी फंडामेंटल एग्रीमेंट विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर, सही है। अच्छा, अब जरा इन दोनों के मिसाल भी देके समझा देते हम, टेंशन नहीं लेनी, सही है। इसकी एग्जांपल देखो, अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखना चाहूं, जैसे मैं कहूं ऑल नंबर्स आर इक्वल टू इटसेल्फ, ऑल नंबर्स आर इक्वल टू इटसेल्फ, सही है। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, एक फंडामेंटल एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें नंबर का जिक्र है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ये एक एग्जाम है, सही। अच्छा, इस एग्जांपल का मतलब क्या है कि भाई हम क्या कहेंगे कि भाई 2 किसके बराबर है? 2 के ही बराबर है। 3 किसके बराबर है? 3 के बराबर, सही। आप भी कह रहे हो कि सर क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, तो एग्जांपल के लिए चलता है, सही है। अच्छा, इसकी एग्जांपल पे आ जाओ। हम इसकी एग्जांपल में लिखते ये हैं कि भाई हमारे पास भैया मान लो 2 पॉइंट है और मैं कहूं कि भाई इसमें से लाइन पास कराओ, तो आप बोलो कितनी लाइनें पास हो सकती है? तो मैं कहूंगा कि भाई सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ऐसी लाइन होनी चाहिए जो दोनों को टच करे, सही। तो एक लाइन तो ये पास हो गई, अब कोई दूसरी ऐसी लाइन बनाओ जो इन दोनों को टच करे, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, सही। तो अगर मैं बनाना भी चाहूं तो अगर ऐसे करूं तो ये तो इस वाले को टच नहीं कर रहा, सही है। ये नहीं कर देना कि भाई सब यहां से वापस मोड़ के इधर कर दो, ऐसा नहीं करना है, सही है। तो ऐसी लाइन जो कि, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ओनली वन लाइन कैन पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, सही है। 2 पॉइंट के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, सही है। अच्छा भाई, हाँ, अगर हम ये बोलेंगे भाई एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है, तो इसमें से बेशुमार, इनफाइनाइट, ऐसे भेज दो, ऐसे भेज दो, ऐसे भेज दो, वगैरह वगैरह, जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाए तो वो बेशुमार, सही है। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब आ जाओ आप भैया तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे क्या है कि भाई जैसे कि आपने लिखा, इन कैरेक्टरिस्टिक की एक खास बात यह है कि भाई जो पहला वाला तो सर्टेन से शुरू होता है, बाकी 3 जो है ना वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ से शुरू होते हैं, विद द हेल्प ऑफ, मदद से, सही। इसमें हमने किसकी मदद ली? अनडिफाइंड टर्म की। लेकिन इसमें जो हम मदद लेंगे, इसमें हम मदद लेंगे अनडिफाइंड टर्म की भी, लेकिन साथ साथ अनडिफाइंड टर्म एंड फंडामेंटल एग्रीमेंट, सही है। साथ साथ फंडामेंटल एग्रीमेंट की भी हेल्प होगी इसमें, तो FA, सही। विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स एंड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, यहां पे हमारे पास हुआ क्या कि भाई हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, other concepts are developed और कुछ टर्म्स डिफाइंड हुई, एंड टर्म्स आर डिफाइंड, मतलब उनकी डेफिनेशंस की गई, और इसको हम कहते हैं क्या है? कॉल्ड डिफाइंड टर्म्स, सही है। याद करना इसको कोई मुश्किल नहीं है, विद द हेल्प ऑफ तो सभी को याद होता होगा। बस यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्या, अनडिफाइंड टर्म एंड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स की बुनियाद मदद से हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट डेवलप हुए जिनको डिफाइन भी किया गया, और उसको हम क्या कहते हैं? डिफाइंड टर्म। जैसे इसकी एग्जांपल देख लो, अगर मैं मान लो लिखना चाहूँ रेक्टेंगल की डेफिनेशन, तो मैं कहूंगा कि भाई अ रेक्टेंगल कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? अ रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, सही है। एक रेक्टेंगल कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? एक पैरेललोग्राम है, लेकिन सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए? हैविंग एटलीस्ट, कम से कम हैविंग एटलीस्ट वन राइट एंगल, सही है। उसमें सिर्फ एक राइट एंगल होना चाहिए, सही। अब इसको जरा समझो, पैरेललोग्राम कैसा होता है? इस तरीके से होता है पैरेललोग्राम। अच्छा,
राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारे पास कुछ इस तरीके से एल शेप का होता है, सही। तो अगर मैं इसमें से कोई एक को एल शेप बनाना चाहूं तो आप फोकस करोगे, ये पूरा का पूरा सीधा नहीं हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एल शेप बनाना चाहूं तो मुझे इसको सीधा करना पड़ेगा, यानी मुझे इसको ऐसा करना पड़ेगा, सही है। इसको एल शेप बनाया तो इसको भी साथ में एल शेप बनाना पड़ेगा ताकि साइज पे कोई फर्क ना पड़े, सही है। तो ये मेरे पास ऊपर वाली लाइन अगर मैं मैच करूंगा तो पूरा का पूरा ऐसे सीधा हो गया, सही है। तो इसमें फिर 4 राइट एंगल होते हैं हमारे पास, सही है। तो इसमें हम डेफिनेशन में सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई रेक्टेंगल कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैरेललोग्राम है, उसमें हमारे पास एक राइट एंगल होना चाहिए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर एक पैरेललोग्राम में एक राइट एंगल आ जाए यानी 90 डिग्री वाला आ जाए, एल शेप आ जाए, तो हम उसको क्या कह सकते हैं भाई, रेक्टेंगल, सही। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथी करेक्टरिस्टिक और आखिरी करेक्टरिस्टिक, उसमें भी हमने यही लिखना है कि विद द हेल्प ऑफ, सही है। तो यहां पे जरा मैं इसको मिटा दे रहा हूं, साथ साथ नोट भी करती जाइए, सही है, नोट भी करते जाइए ताकि नोट्स बनते रहे आपके और गाइड वगैरह लेने की जरूरत ना पड़े आपको, सही है। पैरेललोग्राम, सही है। चौथा पॉइंट क्या है भाई हमारे पास, इसमें भी हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, इसमें हम फिर तीनों चीजों को लिखेंगे। पहला अनडिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड टर्म्स, दूसरा फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, सही है, एफए। तीसरा जो हमने किया वो है डिफाइंड टर्म्स, सही है, डिफाइंड टर्म्स, यानी तीनों पॉइंट्स को चौथे पॉइंट्स में समा दिया है। और इसके जरिए हमारे पास हुआ क्या है कि भाई कुछ और स्टेटमेंट्स जो हैं वो डेवलप हुई और उनको प्रूव भी किया गया। अदर स्टेटमेंट्स आर डेवलप, अदर स्टेटमेंट्स आर डेवलप्ड and proved by डिडक्शन, और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, इट इज कॉल्ड थ्योरम्स, सही है, थ्योरम। इन्हीं 3 पॉइंट्स की मदद से हमारे पास जो थ्योरम जो हमारे पास बने हैं वो कोई आसमान से थोड़ी टपके, सही, हम ही ने बनाए। कैसे बनाए, इन्हीं 3 पॉइंट्स की मदद से। पहले अनडिफाइंड टर्म्स आए, फिर फंडामेंटल एग्रीमेंट आया अनडिफाइंड टर्म की मदद से, फिर अनडिफाइंड टर्म फंडामेंटल एग्रीमेंट दोनों की मदद से डिफाइंड टर्म आए, फिर इन तीनों की मदद से थ्योरम आए, सही है। तो थ्योरम जो है ना ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये आप पहले ही समझ जाए, सही है। अगर आप थ्योरम को रट्टा लगा रहे हैं तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सही है। थ्योरम जो है समझने वाली चीज है। तो अभी हमने अपना ज्योमेट्री शुरू किए तो मैं इंशाल्लाह इसमें सारे थ्योरम भी समझाऊंगा, और घबराना नहीं है, मैंने बुक का एक एक वर्ड समझा देना, सही है। अभी तक मैंने जितने चैप्टर कराए मैंने उसमें एक भी चीज छोड़ी नहीं है अभी तक, सही है। और अगर कुछ छूट गया हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने कुछ छोड़ा हो, लेकिन अगर छूट गया हो तो आप फिर भी बता देना, मैं वो भी करवा दूंगा। लेकिन मैंने अभी तक उस 3 चैप्टर में अभी तक एक भी चीज छोड़ी नहीं, सही। इसी तरीके से मैंने जितना भी करवाना है तो सारे के सारे एक्सरसाइज करेंगे हम, सारा का सारा मटेरियल पढ़ेंगे, क्योंकि इस दफा बोर्ड वालों का भरोसा नहीं है हमारे पास कि भाई कोई क्या उठा के हमें दे दे, सही। क्योंकि एक तो बुक छोटी हो गई और ऊपर से हमारे पास अल्लाह आपका भला करे, हम इसमें से इंपॉर्टेंट भी नहीं निकाल सकते कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जैसे हम पिछले सालों में करते आए, सही। पिछले सालों में हम इसलिए करते आए कि भाई हमारे पास पिछले सालों के पेपर्स मौजूद हुआ करते थे। इस बुक के लिए हमारे पास कौन से पेपर्स मौजूद है, तो इसमें से हम तुक्का नहीं लगा सकते। बराए मेहरबानी जो पढ़ रहे हैं पूरा पूरा पढ़े, सही। अच्छा भाई इसका एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जांपल में हम लिखते क्या है कि भाई इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव अ कॉन्ग्रुएंट एंगल opposite to them sides are also congruent, if two sides of a triangle
are congruent if two sides of a triangle if two sides of a triangle यार ये क्या लिखा है, if two sides of a triangle have congruent angles opposite to them are also congruent। सही। अब इसका मतलब समझो जरा। देखो भाई, कह ये रहे हैं, कहना ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई एक ट्रायंगल है, हमें पता है ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। बोले इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव कॉन्ग्रुएंट एंगल, मान लो कि भाई ये दोनों एंगल, इन दोनों इस ट्रायंगल में क्या है, कॉन्ग्रुएंट यानी एक जैसे, यानी एक जितने। तो ऑपोजिट टू देम साइड्स यानी इनके ऑपोजिट साइड, यानी इसका ऑपोजिट साइड ये, एक साइड ये होगा, इसको मैंने ए मान लिया, और ये इसका ऑपोजिट साइड ये, सही है, इसको बी मान लिया। तो ये भी आपस में एक ही जैसे या एक ही जितने कह सकते हो होंगे। सही। अगर दो एंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, सही है, जरूरी नहीं कि यही दो, मान लो ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट यानी एक जैसा हो, तो फिर साइड कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो इसका ऑपोजिट है और जो इसका ऑपोजिट है। सही है, यानी फिर ये वाला नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये वाला होगा। सही है। तो जो अगर दो एंगल एक जैसे हैं तो उनके ऑपोजिट वाले साइड भी फिर एक ही जैसे होंगे। तो यहाँ पर आके हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे, और हमारा पहला लेक्चर था ज्योमेट्री का, इसीलिए मैंने थोड़ा हल्का रखा। इसको देखो, समझो जरा और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या है इसमें तो याद करना है। सही है। इसमें ये मोटी मोटी बातें, इनको याद कर। अगर तुम ये बेसिक नहीं सीखोगे ना तो तुम्हारे लिए आगे ज्योमेट्री अजाब बन जाएगी, फिर तुम्हें थ्योरम रट्टे ही लगाने पड़ेंगे। सही। अगर तुम बेसिक से चलोगे, एक एक चीज को पढ़ोगे, एक एक चीज को याद करोगे, तो तुम्हें इंशाल्लाह थ्योरम को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। बाकी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो जो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह है वो भी करेंगे, इसकी फिर एक्सरसाइज पे भी जाएंगे। सही। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।